मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी ठाणे लोकसभा मतदारसंघामध्ये निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजपचे माजी नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र घरत यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसचे राहुल गांधी तर उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला। तर यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोदी सरकार यांना 400 पार करायचे आहे असे देखील सांगितले। तसेच माजी नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र घरत यांनी देखील ठाणे लोकसभेचे महायुतीचे उमेदवार नरेश मस्के यांना बहुमताने निवडून आणणार असल्याचे सांगितले। पराया माल अपना देश के धन दौलत को लूटने के लिए अपना धर्म भी बदल लेते हैं। आजकल ये कहते हैं कि मेरे को डर नहीं लगता, मैं भागता नहीं। आपने आज देखा कांग्रेस के बड़े नेता आलमगीर जो झारखंड में मंत्री हैं, आज उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के नौकर के घर से लगभग 25 करोड़ रुपया इतना ज्यादा कैश घर में भरा पड़ा हुआ है जिसके लिए मशीनें लानी पड़ी। आलमगीर आलम जैसे मंत्री के घर से इतना पैसा कैसे आया? राहुल गांधी जी का यही नारा है कि मैं डरूंगा नहीं, खुलकर करप्शन करूंगा। राहुल गांधी जी का यही नारा है, कांग्रेस का हाथ करप्शन और बेईमान और देश लूटने वालों के साथ। आज देश के लोग इसलिए मोदी जी का साथ देते हैं। एक तरफ कांग्रेस के नेता है जिन्होंने गरीबों का धन लूटकर कांग्रेस के नेताओं को धनवान बनाया, देश के लोगों के ऊपर अत्याचार करके खून खराबा कराया, एक विशेष वर्ग की को खुश करने के लिए वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो करप्शन करने वालों को जेल में डालते हैं। मुझे इस बात का बहुत खेद है। कल मैं देख रहा था कांग्रेस के बड़े नेता चरणजीत सिंह चन्नी जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ हमारी सेना के ऊपर और एयरफोर्स का एक जवान शहीद हो गया, 4 जख्मी हो गए। वो कहते हैं ये राजनीतिक स्टंट है, ये बीजेपी राजनीति का स्टंट कर रही है। देश के हमारे जवानों का शहीद होना कांग्रेस को नौटंकी और स्टंट दिखता है। यही पता चलता है कांग्रेस कितनी इनसेंसिटिव है। और कांग्रेस आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगाने लगी। कांग्रेस के नेता अपने मैनिफेस्टो में वही सोच रखने लगे जो कभी जिन्हा की सोच थी। यही कारण है देश के लोग इस गांधी परिवार से किनारा कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने पंजाबियत और सिख भाइयों से ये विनती करने के लिए आया हूं कि हमें सबकर मिलकर देश को आगे बढ़ाने वाले 2047 के विकसित भारत बनाने वाले प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए उनका साथ देना चाहिए और यकीनी बनाना चाहिए कि महाराष्ट्र में हम मैक्सिमम सीटें जीतकर मोदी जी के 400 सीट के उस एनडीए के सपने को पूरा करने के लिए हम सब लोग मिलकर इसमें काम करें। मैं इसीलिए आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रत्येक बंधुओं का कोई प्रश्न हो तो जरूर करें। धन्यवाद। देखिए, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो यकीनी तौर पर जब अलायंस होता है, बड़ा पार्टी बड़े देश के फैसले को लेती है देश हित में, तो कार्यकर्ता के मन में रोष होता है कि चुनाव हमने मेहनत की, काम हमने किया। हम भी उनको जानते हैं, इस दर्द को, हम उनकी पीड़ा को महसूस करते हैं। लेकिन देश हित के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जानता है पहले देश है, फिर पार्टी है, फिर वो स्वयं को आगे रखता है। जो दर्द और पीड़ा है हम समझते हैं, कार्यकर्ता उस भावना को भी समझते हैं कि हमें फिर भी अपनी पार्टी के लिए, देश की मजबूती के लिए मिलकर यहाँ के कैंडिडेट को जिताकर भेजना है। जी, आपने कहा कि राहुल गांधी कातिलों के समर्थक हैं और कांग्रेस कातिलों की पार्टी है। राहुल गांधी देश भर में घूम घूम के यही कह रहे हैं कि बीजेपी पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम कर रही है, नफरत का माहौल बना रही है और जिस दिन 400 के पार सत्ता में आएगी, संविधान बदल देगी, सारे जो सरकारी संस्थान है वो बेच दिए जाएंगे। क्या जवाब है? देखिए, राहुल गांधी जी ने तो अपनी मंशा स्पष्ट कर ही दी है। वो तो बार बार कह रहे हैं कि हम विरासती टैक्स लगाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम विरासती टैक्स लगाकर हम वो लोग ढूंढेंगे, एक्सरे करके तुम्हारे घर में क्या क्या पड़ा है और आधा धन दौलत लेकर तुमसे एक विशेष वर्ग को दिया जाएगा। धर्म की राजनीति कांग्रेस करती है। जब कांग्रेस ने कहा
कि हम तो राम मंदिर नहीं जाएंगे, फिर बोले माता जी से सलाह की है हम शायद राम मंदिर जाएंगे, फिर बोले नहीं हम लोगों ने सलाह की है, हमारे अखिलेश यादव जी कहते हैं और हमारे कुछ एमपी जो नॉन हिंदू हैं वो कहते हैं कि नहीं आप राम मंदिर नहीं जा सकते वरना हम आपको वोट नहीं डालेंगे। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति तो कांग्रेस कर रही है, हमने तो शुरू ही नहीं की। जब वो करते हैं और फिर सवाल करते हैं तो जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। जब वो ये कहेंगे कि एक हिंदू धर्म में एक शक्ति है हम उसका विरोध करते हैं तो फिर ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो बन ही जाएगा। जब राहुल गांधी कहेंगे विरासती टैक्स लगाएंगे और जो दौलत इकट्ठा होगा वो एक विशेष वर्ग मुसलमान को देंगे तो हिंदू मुसलमान तो बन ही जाएगा। ये हिंदू मुसलमान कांग्रेस बनाती है। भारत के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। और जहां तक आपने कही 400 सीट आने से, देखिए हर पार्टी की ये मंशा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। कांग्रेस 415 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये रहा कि हम ज्यादा सीटें जीते। हर पार्टी का रहता है। केजरीवाल दिल्ली के अंदर 67 सीटें जीते थे और उनका नारा था अब की बार 70 पार की 70 की 70 हम जीतेंगे। हर पार्टी चाहेगी, हम भी चाहते हैं, इसलिए हमारा जनाधार बढ़े। हम चाहते हैं तमिलनाडु में हम सीटें जीते, हम चाहते हैं आंध्रा में हम जीते, हम चाहते हैं केरला में हम आगे बढ़े, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जहां तक संविधान की बात है, ये कांग्रेस ने संविधान को बदला है। भारतीय जनता पार्टी का आखिरी कार्यकर्ता भी जब तक होगा इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ना बदलने देंगे, ना बदलने की क्षमता रखता है। और कांग्रेस का ये जो सपना है कि वो एससी के और बीसी का जो रिजर्वेशन वो छीनकर मुसलमान को देगी, ये कतई नहीं हो सकता। इस देश के अंदर एससी का और बीसी के रिजर्वेशन को कोई नहीं छेड़ सकता। कल उद्धव ठाकरे जी आए थे जो शिवसेना उबाटा के पक्ष प्रमुख हैं, उन्होंने कहा बीजेपी ने हमारा चुनाव चिन्ह और पार्टी छीनकर गद्दारों को दे दिया और जनता इसे देख रही है। महाराष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र की जो जनता है मोदी की सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगी। नहीं, देखिए जो बाला साहब ठाकरे जी का सपना था वो सपना ये नहीं था जो उद्धव ठाकरे जी का है। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा मैं अपनी पार्टी का कांग्रेसीकरण कभी नहीं होने दूंगा, मैं अपनी दुकान को बंद कर लूंगा पर मैं कांग्रेसीकरण नहीं होने दूंगा। मुझे बहुत दुख होता है, मैं बाला साहब ठाकरे जी का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मराठा भाइयों को, मैं बाला साहब ठाकरे जी का इसलिए फैन हूं, वो ताकतवर आदमी थे। जो हमारे गुरुओं की सोच थी कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले, अपनी ताकत से राज देता है। बाला साहब ठाकरे वो शख्सियत थी। हमें इस बात का दुख है उद्धव ठाकरे जी आप कितना नीचे आ गए, आपने अपने पिताजी की कितना बुरा हाल कर दिया। आपके पिताजी आपको ऊपर स्वर्गों में बैठे हुए भी कोस रहे होंगे, आपको मंच के ऊपर कांग्रेस के छोटे से नेता बोलने नहीं देते, आपको हटा देते हैं, हटिए। आप कहते हैं मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, वो कह रहे नहीं 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 हटिए। बाला साहब ठाकरे जी का ये कभी जलवा था कि वो तय करते थे कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा, और उनका बेटा आज यहाँ पर आ गया कि बेचारे को स्टेज पर बोलने नहीं दिया जाता। ये बाला साहब ठाकरे जी को जरूर दुख हो रहा होगा। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ, शरद पवार जी की कल वीडियो आई परसों, कमरे में से बाहर निकाल रहे हैं उसको। कल्पना करके देखिए अगर आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते, उद्धव ठाकरे जी को शरद पवार ऐसे कमरे से निकाल पाते? और अगर निकालते तो शरद पवार जी का हाल क्या होता? बाला ठाकरे साहब अगर जिंदा होते तो आप कल्पना करिए। बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी को तबाह करने का काम बीजेपी ने नहीं किया। आप बाला साहब पार्टी के ठाकरे जी की पार्टी को खत्म उनके बेटे उद्धव ने किया है, क्योंकि उद्धव जी चाहते हैं मैं बनूं मेरा बेटा बने। जब मैं और बेटे की बात आती है तो उसके चक्कर में कांग्रेस के चरणों में जाकर बैठ गए, बाला साहब ठाकरे जी के सपने को चूर चूर कर दिया। इसलिए उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़कर चले गए। पार्टी बाला साहब के साथ चलेगी, बाला साहब जी के सपने और आदर्श के साथ चलेगी, और उद्धव ठाकरे कांग्रेस गांधी परिवार के साथ चलेंगे। कोई नहीं लेके गया, उद्धव जी ने किया है। महाराष्ट्र में कहा जाता है कि गद्दारों की सत्ता है, ऐसे आरोप होते हैं, कैसे देखते हैं आप? गद्दार वो लोग हैं जो गांधी परिवार के तलवे चाटते हैं। गद्दार वो लोग हैं जो 2-2 मिनट का समय मंच पर बोलने के लिए मांगते हैं। और गद्दार वो लोग हैं जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी की सोच के विपरीत जाकर कांग्रेस के गलों में हार डाला और मराठाओं की जो एक स्वाभिमानता थी, जो स्वाभिमान था, उसको कांग्रेस पार्टी के पास जाके गिरवी डालने की कोशिश की। गद्दार वो हैं और सरदार वो हैं जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के सपने को साकार किया और कांग्रेस का डटकर विरोध किया। सर, आपने भ्रष्टाचार की बात छीनी, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा
लगता है कि बीजेपी ने गंगा सर जो आरोप लगाए, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई की, उनको एक तो भाजपा में लेकर उम्मीदवारी दी, नहीं तो सहयोगी पार्टी से उम्मीदवारी दी है। यानी देखिए, कोई भी भ्रष्टाचार का जिस पर केस चलता है वो केस कोर्टों के सामने है। हम उन सभी कोर्टों के ऑर्डर का सम्मान करेंगे। किसी के ऊपर भी राजनीति में जब तुम दूसरे की बात करते हो, किसी भी विरोधी की हम बात करते हैं तो उसकी जानकारी जो हमें मिलती है बोलते हैं। जब आप अपने लोगों के ऊपर भी मुकदमा अगर होगा उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होगी। किसी को ना ईडी बख्शेगी ना सीबीआई बख्शेगी। भ्रष्टाचार के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी का 0 टॉलरेंस है। भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। जब तक वो अपने ग्रुप में नहीं आए नहीं थे तब तो। दादा नाम बोलिए, नाम बोलिए। नहीं, आप किसका नाम ले रहे हैं, किनसे? आप तो ईमानदार हैं, हमें पता है जी। यामिनी यादव जो मुंबई की उम्मीदवार है चंडीगढ़ की, उनके ऊपर उनके किसी पति अंदर थे, उसमें रविंद्र वाइकर के खिलाफ केस था, वो अभी उम्मीदवार है। तो उनका कोर्ट में केस है, कोर्ट जो फैसला करेगी मंजूर है। जैसे वो पहले भी केस था, लेकिन आप उनके ऊपर टीका करते थे। करेंगे, दोबारा भी करेंगे। तब टीका नहीं हुई। हाँ, तो अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कोर्ट में केस है, तो दोबारा करेंगे तो फिर करेंगे, कोई बात नहीं। आपका नाम लेके करेंगे, अगली बार उनसे पूछेंगे कि उन्होंने सवाल किया था। लेकिन सर, उनको चुनाव मैदान में उतारना, आप इसको कितना ये मानते हैं? देखिए, लोकल पॉलिटिक्स है, इतना मैं गहराई से जानता नहीं हूँ लोकल पॉलिटिक्स के बारे में। अच्छा, ठीक है सिरसा साहब, जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं वहाँ पर थाने लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के 4 विधायक, मुंबई में बीजेपी के सत्ता रही, खुद भरत साहब यहाँ के अध्यक्ष रहे, बीजेपी का यहाँ पर बहुत बड़ा वर्चस्व रहा, थाने जिले में भी बड़ा अच्छा जी। इसके बावजूद भी क्या कमजोरी रही, क्या वजह रही कि थाने लोकसभा सीट शिवसेना को दे दी गई और बीजेपी कार्यकर्ता चिल्लाते रह गए? बीजेपी, मैंने आपको आगे कहा था पहले, बीजेपी पहले आपने जवाब दिया कि शिवसेना के सामने क्या सिर्फ सत्ता के लालच में बीजेपी पीछे एक कदम हट गई और उसको सीट दे? देखो, अच्छी बात है, आप खुद ही अपने सवाल में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। आपका सवाल ही अपने जवाब का आपका जवाब दे रहा है। अगर सत्ता का लालच होता फिर हम छीनते, फिर सीट हमारे पास आती। सत्ता का लालच नहीं है तो ही तो आज शिवसेना के चीफ मिनिस्टर हैं, वरना बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होकर सत्ता का लालच होती। हम महाराष्ट्र को और मराठा लोगों को यही बताना चाहते हैं, मोदी जी के मन में मराठों के प्रति जो सत्कार है वो सत्ता सरकार बनाने के लिए नहीं है। उनके मन में जो भाव है, इसीलिए उन्होंने शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाना मंजूर किया, अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर को डिप्टी बना लिया, क्योंकि सत्ता का लालच नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर का। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में बंद किया जाए। और भाई साहब ने पूछा 48 में से कितनी सीटें, हम लोग तो यही कल्पना करते हैं कि 48 की 48 हम जीते, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सीट महाराष्ट्र की हम ही जीतेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जितनी पीछे थी उससे ऐड ऑन होगी, कम नहीं होगी। धन्यवाद। पंजाब में आंदोलन हुआ था, दिल्ली में अभी भी हो रहा है। हाँ, अभी भी हो रहा है। किसान लोगों का 600-700 किसान एक्सपायर हो चुके हैं दिल्ली के आंदोलन में। तो इसी वजह से पंजाब के लोगों में नाराज है, जो नवी मुंबई। जी जी, बिल्कुल है। वो कैसे आप दूर करेंगे? नहीं, हम लोगों को जाके यही बात बता रहे हैं जो आपने कहा, कि यही मुद्दा है जो आपने मुद्दा कहा कि सिखों के अंदर ये जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, ये कौन कर रहे हैं? ये वो कांग्रेस ही कर रहे हैं जो कांग्रेस को एक नैरेटिव के तहत क्लीन चिट देना चाहते हैं। पंजाब के अंदर, आप दो भाइयों को पता नहीं होगा, आपकी जानकारी के लिए, मात्र 1980 से लेकर 97 तक 17 सालों में 1 लाख नौजवानों को मारा गया। 1 लाख, भाई सब सुन रहे हो? 1 लाख सिखों को कांग्रेस ने मारने का काम किया और 20,000 लोगों की लाशें नहीं मिली। जसवंत सिंह खालड़ा कमीशन बना था और उसने जांच करके 20,000 लोग ढूंढे थे जिनकी लाशें भी नहीं मिली। ऐसी कांग्रेस जिसने दरबार साहब पे, गोल्डन टेम्पल जिसको आप कहते हैं, हरमंदिर साहब पे हमला करके हजारों बेगुनाह लोगों को मार दिया, बच्चों को, औरतों को, ऐसी कांग्रेस को माफ नहीं कोई कर सकता। वो नैरेटिव बनाते हैं किसानी का। किसानी का मुद्दा देश के किसानों का मुद्दा है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया और हाथ बांधकर 3 कानून वापस लिए। इसलिए वो मुद्दा नहीं है, राजनीतिक लोगों की शरारत का वो मुद्दा है जिसका हम बतूल जवाब देते हैं। धन्यवाद। आज
आमचे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सिरसाजी यांनी माझ्या घरी भेट दिली. एक ठाणे मतदारसंघाचा माहोलविषयी त्यांनी चर्चा केली आणि कशा प्रकारे इथे लोक काम करतायत, आमचे शीख लोक आपल्यासाठी काय काम करतात आणि कुठे काय आपण कमी आहोत का त्याची दृष्टिकोनातून त्यांनी माझी चर्चा केली. पण शीख समूह हा नवी मुंबईतला आमचे नेते सन्माननीय गणेशजी नाईक साहेब, आमच्या नेत्या मंदाताई म्हात्रे यांच्या बरोबर टचमध्ये आहेत आणि एक चांगल्या प्रकारचं काम त्यांच्या माध्यमातून होतोय. आणि म्हणून शीख समाज तिथला 99% शीख समाज हा भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आहे आणि म्हणूनच त्यांना देखील तिसऱ्यांदा पुन्हा एकदा मोदी साहेबांना पंतप्रधान बनवायचं आहे त्या दृष्टिकोनातून सगळे काम करतायत. आमचे राष्ट्रीय महामंत्री आज इथे माझ्याशी चर्चा केल्यानंतर खुश झाले की महाराष्ट्रामध्ये ठाण्यामध्ये एक चांगलं वातावरण तयार झालेलं आहे, त्याचं त्यांनी समाधान मानलं. खूप जबरदस्त माहोल आता ठाणे लोकसभा मतदारसंघामध्ये आहे. एक शिवसेनेच्या माध्यमातून एक चांगला उमेदवार जो ठाणे शहरामध्ये महापौराचं काम करत असताना अतिशय प्रसिद्धीमध्ये आलेला हा उमेदवार आहे आणि एक चांगल्या प्रकारचा उमेदवार मिळाल्यामुळे ठाण्याच्या लोकांमध्ये एक आनंदाचं वातावरण आहे. आणि विशेष म्हणजे सन्माननीय मोदी साहेबांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनवण्यासाठी लोक तयारीमध्ये आहेत, नागरिक तयारीमध्ये आहेत. त्यांना असं वाटतंय कधी एकदा 20 तारीख येते आणि मी मोदींसाठी वोट करतोय, अशा प्रकारचा माहोल झालेला आहे. नाराजी थोड्या प्रमाणामध्ये झाली होती आणि त्यांचंही बरोबर आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून एक उमेदवार आम्हाला द्यायला पाहिजे होता. पण शेवटी हे भारतीय जनता पार्टीने दिलेला बलिदान हा सन्माननीय मोदी साहेबांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनवण्यासाठी आहे आणि भारतीय जनता पार्टीचा प्रत्येक कार्यकर्त्याचा उद्देश तोच आहे. आणि थोड्या प्रमाणामध्ये जी नाराजी होती ती आता संपुष्टात आलेली आहे. थोडे काही 2, 4, 5 कार्यकर्त्यांची नाराजी असेल ते सन्माननीय आमचे नेते दादा गणेशजी नाईक साहेब त्यांची नाराजी दूर करतायत आणि मला वाटते आजपासून ते उद्यापासून मोठ्या प्रमाणामध्ये सगळे बीजेपीचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरतील आणि सन्माननीय मोदी साहेबांना पंतप्रधान बनवण्यासाठी आपल्या उमेदवारासाठी ते प्रचार करतील. व्हिडिओ जर्नलिस्ट राहुल कदमसह प्रिया उजवांचा रिपोर्ट, नवी मुंबई.